Hi friends and welcome to my YouTube channel डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम है वर्ब। आज हम लोग वर्ब के बेसिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वर्ब, ये पूरे ग्रामर का दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होने वाला है, चाहे वो एकेडमिक बच्चे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हर बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए बिना समय को गंवाए हम बात करते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम होगा वर्ब। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वर्ब है यहाँ पे हम इसका बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक का मतलब कि जो फंडामेंटल चीज़ें होती है वर्ब के बारे में वही चीज़ें हम लोग जानेंगे। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्ब। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या है? क्रिया है। वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों? तो वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, ये सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब का जो हिंदी है, वर्ब का जो हिंदी है वो होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या है दोस्तों? वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ब का हिंदी क्या होता है तो आप बोलेंगे वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। अब आइए दोस्तों सबसे पहले हम वर्ब के ओरिजिनेशन के बारे में बात करते हैं कि वर्ब की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है। वर्ब की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ब की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो आप बताएंगे कि वर्ब की जो उत्पत्ति है वो वर्बम शब्द से हुई है। VERBUM। वर्ब की उत्पत्ति दोस्तों हुई है वर्बम शब्द से। वर्बम क्या होता है दोस्तों? तो वर्बम का अर्थ समझिए। वर्बम का दो मीनिंग होता है दोस्तों। एक वर्बम का अर्थ होता है वर्ड, और दूसरा जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है एक्शन। वर्बम का मीनिंग होता है वर्ड ऑब्लिक एक्शन, यानी कि ऐसे वर्ड जो एक्शन को दर्शाते हैं। यहाँ पे एक्शन का अर्थ समझिए दोस्तों। एक्शन का हिंदी होता है कार्य। एक्शन का हिंदी क्या होता है? कार्य होता है। तो आप इसको सरल में समझिए कि हिंदी के जितने भी शब्द जिनका अंत होता है धातु प्लस ना पे, धातु प्लस किस पे होता है? ना पे, तो उन शब्दों को ही हम वर्ब कहते हैं। हिंदी का जितना भी शब्द जिसका समापन ना पे होता है दोस्तों उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जाना हो या फिर खाना हो या फिर सोना हो, तो ऐसा शब्द जिसका समापन ना पे होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो कह रहा है कि वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, यानी कि अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। डूइंग वर्ड माने ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेज एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। या आप बोल सकते हैं कि एवरी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एवरी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब का मतलब हो गया दोस्तों कि प्रत्येक काम को हम क्रिया कहते हैं। और वर्ब का समापन किस पे होता है दोस्तों? हमेशा ना पे समापन होता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि जितने भी शब्द जो ना पे समाप्त होते हैं और जो डूइंग वर्क को दर्शाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे जाना, खाना, सोना, हंसना, गाना, रोना, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे क्रिया हैं और इनको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। जैसे जाना का दोस्तों, जाना का क्या होता है? गो होता है, तो गो क्या है? वर्ब है। आना का क्या होता है? कम, तो कम क्या है? वर्ब है। जैसे खेलना का क्या होता है दोस्तों? प्ले, तो प्ले क्या है? वर्ब है। ऐसे शब्द जिनका अंत ना पे होता है उन तमाम शब्दों को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। अब इनको बांटा गया है दोस्तों दो भागों में। जो वर्ब है इस वर्ब को बांटा गया है दो भागों में। एक जो वर्ब होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं
हेल्पिंग वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। तो वर्ब कितने तरह के होते हैं दोस्तों? दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब को ही एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। एक्सिलरी वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए, दोनों का अर्थ जो है एक ही होता है और हिंदी में उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं दोस्तों। इसी को आप डिपेंडेंट वर्ब भी कह सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब को ही हम डिपेंडेंट वर्ब कहते हैं। तो डिपेंडेंट वर्ब कहिए या एक्सिलरी वर्ब कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है इसको तीन नाम से हम लोग जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और डिपेंडेंट वर्ब। अब देखिए दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको तीन तरह से बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब को तीन तरह से बांटा गया है। पहला हेल्पिंग वर्ब में आता है दोस्तों प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और दूसरा आता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और तीसरा आता है दोस्तों मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। तो अब समझिए कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला भाग है आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, और दूसरा दोस्तों क्या होता है? तो मॉडल्स होता है। दूसरा आपको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। और तीसरा क्या है दोस्तों? तो तीसरा होता है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। ये तीसरा काइंड्स होता है। तो पहला प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है और दूसरा जो होता है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, और तीसरा जो दोस्तों होता है वो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स होता है। अब आपको बता दें कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं इनकी कुल संख्या जो होता है, प्राइमरी एक्सिलरी की कुल संख्या जो होता है वो 15 होता है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की कुल संख्या कितना होता है दोस्तों? तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स की कुल संख्या जो है, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या जो दोस्तों होता है वो 15 होता है। 15 में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 15 में आपका आता है डू आता है, डज आता है, डिड आता है, इज एम आर आता है, वाज वेयर आता है, इसके बाद हैज हैव हैड आता है, हैविंग आता है, इसके बाद आपका बी बीन बीइंग आता है, और इसके बाद दोस्तों देखिए जैसे आपका आता है ये जितने भी एक्सिलरी हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब जितने भी हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, ये सारे जो होते हैं ये आपके सारे एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं दोस्तों 15 होते हैं। मॉडल्स की संख्या जो होता है वो 10 होता है, और मार्जिनल की संख्या जो होता है दोस्तों वो 3 होता है। मार्जिनल की संख्या कितना? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल एक्सिलरी की संख्या कितना होता है तो आप बताएंगे कि कुल एक्सिलरी की संख्या जो होता है वो 28 होता है। कितना होता है दोस्तों? 28 होता है, जिसमें पहला आता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना दोस्तों? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 15। अब दूसरा जो पूछा जाए कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब को MAV से सूचित करेंगे, इसकी संख्या दोस्तों होता है 10। और तीसरा जो होता है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स होता है दोस्तों, तो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना होता है? तो मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब की संख्या दोस्तों होता है 3। इस तरह से 15, 10 और 3 ये कुल जो होते हैं दोस्तों 28 हो जाते हैं। तो अब बात आता है कि हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहते किसको हैं? तो जिस वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है दोस्तों, जिस वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है, मेन वर्ब। एक बात समझिए कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब, मेन वर्ब का भी बहुत सारा नाम होता है दोस्तों। मेन वर्ब को ही हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को ही क्लासिकल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को ही फुल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को ही ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को ही इंडिपेंडेंट वर्ब कहते हैं। तो मेन वर्ब का अप्रॉक्स 7 नेम होते हैं दोस्तों, 7 नाम होता है मेन वर्ब का। और मेन वर्ब किसको कहते हैं दोस्तों? तो जिस वर्ब का V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है,
V4 होता है और क्या होता है V5 होता है। जिस वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं, और मेन वर्ब के पहले जितने भी वर्ब आते हैं उसी वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर सेंटेंस लीजिए कि सी कैन रन फास्ट, सी कैन रन फास्ट। यहाँ पे रन जो है, आप जो रन देख रहे हैं, रन क्या है दोस्तों, तो रन जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले कैन आया है, तो कैन को आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। दूसरा बी नंबर सेंटेंस देखिए दोस्तों, बी नंबर सेंटेंस क्या कह रहा है कि यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे स्टडी क्या है, मेन वर्ब है। स्टडी क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है, और स्टडी के पहले शुड जो है वो एक्सिलरी वर्ब है, और एक्सिलरी में कौन सा एक्सिलरी है दोस्तों, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इस तरह से कुल एक्सिलरी की संख्या जो होता है 28 होता है, जिसमें एक्सिलरी को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक्सिलरी में पहला दोस्तों आता है प्राइमरी एक्सिलरी, दूसरा मॉडल एक्सिलरी और तीसरा मार्जिनल एक्सिलरी। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी एक्सिलरी क्या है, मॉडल एक्सिलरी क्या है, मार्जिनल एक्सिलरी क्या है। एक्सिलरी वर्ब्स क्या है, तो वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि अन्य वर्ब्स माने मेन वर्ब्स के साथ, वे वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं उसी को हम एक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि एक्सिलरी वर्ब्स जो होता है इसी को हेल्पिंग वर्ब्स कहा गया। एक्सिलरी वर्ब्स कहिए या हेल्पिंग वर्ब्स कहिए, दोनों का अर्थ एक ही है। अब आप समझ गए होंगे कि एक्सिलरी वर्ब को कई नाम से जाना जाता है। एक्सिलरी वर्ब का ही नाम होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब का ही नाम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और इसी का नाम एक और होता है दोस्तों, इसको हम डिपेंडेंट वर्ब भी कहते हैं, डिपेंडेंट वर्ब। तो डिपेंडेंट वर्ब कहिए या फिर हेल्पिंग वर्ब कहिए या एक्सिलरी वर्ब कहिए, एक ही बात है दोस्तों। इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे एक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी, मार्जिनल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 10 होता है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या जो होता है दोस्तों वो 15 होता है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 15, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 10, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 3, और कुल एक्सिलरी कितने होते हैं दोस्तों, 28 ये कुल एक्सिलरी होते हैं। अब आइए पहले हम लोग जानते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, मतलब इनका प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 वर्ब जो हैं, इसमें कुछ ऐसे भी वर्ब हैं आउट टू जैसे हैं, इसमें आउट टू दिया है, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको अलग कर दिया गया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आउट टू को मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। कौन सा वर्ब, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। जैसे देखिए मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब क्या किसे कहते हैं, तो यूज टू, नीड, डेयर, ये मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये ऐसे वर्ब्स मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब तथा एक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। तो चूंकि इसका प्रयोग दोनों के रूप में होता है इसलिए इसका एक अलग नाम दिया गया है, इसको हम मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हो कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। इस सेंटेंस में देखिए एम जो है दोस्तों वो हेल्पिंग वर्ब है, और यूज टू का प्रयोग यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में किया गया है। नीड जो है दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि नीड जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। जैसे सेकंड सेंटेंस में दोस्तों देखेंगे, सेकंड सेंटेंस में कह रहा है कि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो नीड देख रहे हैं दोस्तों, ये नीड क्या है, यहाँ पे नीड किसका काम कर रहा है, तो आई नीड यू, यहाँ पे नीड काम कर रहा है दोस्तों मेन वर्ब का, यहाँ पे नीड काम कर रहा है मेन वर्ब का। और बी नंबर सेंटेंस में जो है यहाँ पे नीड काम कर रहा है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉम के पहले जो कॉम वर्ब है यहाँ पे बी नंबर सेंटेंस में देखिए
बी नंबर जो सेंटेंस है कि यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, चूंकि ये कम के पहले है, कम एक वर्ब है और मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो नीड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए दोस्तों तीसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे तीसरा सेंटेंस में जो है, तीसरा सेंटेंस है कि सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, यानी कि वह घर देर से आने की साहस नहीं करती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डेयर का जो प्रयोग है वो मेन वर्ब के रूप में किया गया है। किस रूप में, डेयर का प्रयोग किया गया है दोस्तों, मेन वर्ब के रूप में। लेकिन आप बी नंबर वाले सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पे डेयर का प्रयोग किया गया है दोस्तों किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्यों, क्योंकि यहाँ आई डेयर नॉट, बी नंबर सेंटेंस में, जैसे बी नंबर सेंटेंस की हम बात करें तो बी नंबर कह रहा है कि आई डेयर नॉट एंटर हीज रूम विदाउट परमिशन, यानी कि मैं उसके कमरे में बिना आदेश का प्रवेश करने का साहस नहीं करता हूं। तो डेयर जो है यहाँ पे एंटर के पहले आया, एंटर एक मेन वर्ब है, इसलिए डेयर को हम लोग कहेंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब को समझे दोस्तों कि वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है, एक मेन वर्ब और एक एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। तो पहले इसमें हम लोग एक्सिलरी वर्ब्स के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों, और फिर हम लोग मेन वर्ब की चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड, एक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है एक्सिलरी वर्ब्स के मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु क्या है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। यानी कि दोस्तों देखिए, जैसे अगर आप कैन केवल लिख रहे हैं, केवल कैन लिख रहे हैं, इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है तो यहाँ कैन का कोई मीनिंग नहीं होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि कैन जो है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और इसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो इसके साथ हमेशा कोई ना कोई मेन वर्ब आपको आएगा। और आपको बता दें कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ दो ही तरह के मेन वर्ब्स आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ कितने तरह के मेन वर्ब्स आते हैं, तो देखिए दोस्तों मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के साथ जनरली दो तरह के वर्ब्स आते हैं। या तो आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब दिया हो तो यहाँ पे मेन वर्ब का डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आएगा दोस्तों। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपको दिया हो तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद जनरली मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब दिया हो और इसके साथ हैव लगा हो, हैव लगा हो, तब इसके साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म आएगा। तो देखिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है। ये बॉडी, मतलब ये एक तरह से कहें तो आप बॉडीगार्ड है, ये बॉडीगार्ड है, ये अकेले नहीं आ सकता है, ये जब भी आएगा तो किसी न किसी के साथ आएगा। जैसे देखिए दोस्तों आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसमें देखिए एक है दोस्तों कैन और एक है दोस्तों लिफ्ट, LIFT। तो आप दोस्तों समझिए लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना, उठाना, लिफ्ट का अर्थ होता है उठाना। जैसे देखिए आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, मैं इस बक्से को उठाने में समर्थ हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि लिफ्ट क्या है, आप कहेंगे लिफ्ट जो है ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। लिफ्ट क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और दोस्तों याद रखेंगे कि मेन वर्ब के पहले जितने भी वर्ब आते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं या एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब का ये एक ही बात है, आप मेन वर्ब का ये एक ही बात है। तो लिफ्ट का मतलब उठाना हो गया और लिफ्ट के पहले कैन है तो कैन को आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। जैसे दोस्तों सेकंड सेंटेंस को लीजिए कि अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें कि ही शुड वर्क हार्ड। अब इसमें दोस्तों देखिए शुड है और वर्क है, शुड और वर्क। अगर आपसे पूछा जाए कि शुड कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, तो वर्क दोस्तों मेन वर्ब होता है। वर्क क्या है, मेन वर्ब होता है। वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग और वर्क्स मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। शुड को यहाँ पे कहेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब कभी एक्सिलरी का काम करेगा, ये कभी मेन का काम नहीं करेगा। मतलब इसको आप जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप
जैसे आप सेंटेंस मान लीजिए लिख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लिख रहे हैं दूसरा सेंटेंस, हाँ दूसरा सेंटेंस देखिए, ही शुड वर्क हार्ड। अब इस सेंटेंस में देखिए एक है दोस्तों शुड, एक शुड है और एक वर्क है। तो शुड क्या है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं, और वर्क क्या है, मेन वर्ब है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। सपोज दैट दोस्तों मान लीजिए कि हमने यहाँ से लिफ्ट हटा दिया और यहाँ से हमने वर्क हटा दिया। अब बताइए आई कैन दिस बॉक्स और ही शुड हार्ड, अगर इसमें लिफ्ट और वर्क हटा दिया जाए तब इसका कोई मीनिंग होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। यानी कि जब तक मॉडल्स के साथ कोई मेन वर्ब नहीं आता है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं, सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का V1, V2, V3 ING या SES फॉर्म नहीं होता है। दोस्तों जैसे मेन वर्ब का फॉर्म होता है, जैसे मेन वर्ब का क्या फॉर्म होता है, जैसे अभी आपको बताया कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर प्ले एक वर्ब लिख रहे हैं तो प्ले V1 है, प्लेड जो है वो V2 और V3 होता है, और प्ले में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ING जोड़ेंगे तो प्ले का V4 हो जाएगा क्या, प्लेइंग, और प्ले में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो प्ले में S जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्लेज, ये प्लेज बन जाएगा। तो ये क्या है, V5, V1, V2, V3, V4, V5 ये सब मेन वर्ब होते हैं। एक बात यहाँ पे समझना है कि रूल सेकंड का है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का V1, V2, V3 ING फॉर्म माने V4, SES फॉर्म माने V5 नहीं होता है। यानी कि इसका प्रयोग सभी नंबर्स, पर्सन, सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों कैन के साथ आप कभी SES IS का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ING नहीं लगा सकते हैं। आई कैन हेल्प यू होगा, आई कैन हेल्प्ड नहीं होगा, हेल्पिंग नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया कि मेन वर्ब के साथ या तो V1 आता है या तो V3 आता है। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे यू फ्रेंड दिया है जो कि गलत है, यू फ्रेंड नहीं होता है, योर फ्रेंड्स होता है, यहाँ पे योर फ्रेंड्स होगा, यू गलत है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है योर। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों को समझना चाहिए। अब इस सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पे जो शुड है ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, अंडरस्टैंड जो है ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का ING फॉर्म होता है, मेन वर्ब का SES IS फॉर्म होता है। इसमें DED IED का प्रयोग आप V1 से V2 V3 बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कैन को कैंस नहीं लिख सकते हैं, शुड को शुड्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो जो भी दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसका V2 फॉर्म नहीं होगा, इसका V3 फॉर्म नहीं होगा, इसका V4 फॉर्म नहीं होगा, इसका V5 फॉर्म नहीं होगा। आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इसका कभी V2, V3, V4, V5 ये सारी चीज़ें आप नहीं बना सकते हैं। यानी कैन को कैंस और कैनिंग आप नहीं लिख सकते हैं, शुड को शुड्स और शुडिंग नहीं लिख सकते हैं। ये जब भी है तो ये एक ही फॉर्म में होगा, कैन है तो कैन ही रहेगा, ये कैंस नहीं हो सकता है। अब एक बात समझना है दोस्तों कि जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सब के साथ दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, इनके साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। तो अब V1 क्या है, इस V1 को हम दोस्तों कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब कि जो टू के साथ है उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। बेयर इन्फिनेटिव मतलब जिसमें टू नहीं हो, जैसे V1 के पहले टू नहीं है तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। एक दोस्तों होता है सिंपल इन्फिनेटिव। तो सिंपल इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जिसमें वर्ब के पहले V1 के पहले क्या लगा हो, टू लगा हो। तो अगर टू लगा होगा तो इसको कहेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे दोस्तों, सिंपल इन्फिनेटिव। अगर टू हटा देते हैं तो उसको कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सारे मॉडल्स के साथ दोस्तों V1 लगता है।
जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ क्या लगता है, V1 लगता है। लेकिन दो ऐसे वर्ब हैं दोस्तों जिनके साथ 2 + V1 लगता है। जैसे रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि रूल नंबर 3 को ध्यान से देखें। रूल नंबर 3 कह रहा है कि आउट तथा यूज के बाद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब कि V1 के पहले 2 आ जाए। तो V1 के पहले 2 आ जाए माने 2 + V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस सेंटेंस देखिए, जैसे ये सेंटेंस आपको दिया है कि वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यहाँ पे आउट के साथ देखिए दोस्तों, आउट के साथ क्या लगा है, तो 2 + V1 लगा है, रिस्पेक्ट लगा है। तो रिस्पेक्ट क्या है, V1 है, तो आउट टू रिस्पेक्ट है। जैसे यूज टू कम है तो यूज के साथ क्या लगा, 2 + V1 लगा। लेकिन कैन टू नहीं हो सकता है दोस्तों। जैसे अगर आप सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सेंटेंस आपको दिया, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो क्या इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, आई कैन टू, कैन टू होगा तो कैन टू लिखना गलत होता है, कैन टू कभी नहीं होगा। या जैसे तो मान लीजिए दोस्तों दिया है कि सेकंड सेंटेंस को देखिए, जैसे ही शुड दिया है तो आप शुड टू लिख सकते हैं, आप शुड टू का प्रयोग कर सकते हैं। क्या शुड के साथ टू लगेगा, आप याद रखिए शुड के साथ टू नहीं लगेगा। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं, मतलब कि पूरे मॉडल्स की संख्या ऐसे 10 होता है और 3 मार्जिनल्स होते हैं। तो 3 मार्जिनल में 2 जो होते हैं, जैसे 2 क्या क्या आउट और यूज्ड, इसके साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है। याद रखेंगे दोस्तों कि 2 ऐसे मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब हैं जिसमें पहला क्या है दोस्तों, पहला है आउट, पहला है दोस्तों आउट, पहला आउट है और दूसरा क्या है दोस्तों, यूज्ड है। ये 2 ऐसे मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब हैं, क्या है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है जिनके साथ 2 + क्या लगता है, V1 लगता है। इनके साथ सिंपल इन्फिनेटिव लगता है, इनके साथ बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगता है। एक दोस्तों बात नोटिस कीजिए, सिंपल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। सिंपल इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1 और बेयर इन्फिनेटिव मतलब जिसमें 2 + V1, जिसमें 2 नहीं हो, डायरेक्ट V1 हो। तो यहाँ पे हम लोग कुछ गुण जाने एक्सिलरी वर्ब्स के, कि एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं, ये मेन रूप वर्ब के रूप में नहीं आते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ये जो हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होते हैं। इनके साथ V1 लगता है, इनके साथ 2 का प्रयोग नहीं होता है, 2 + V1 नहीं लगता है। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या है दोस्तों, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का ING फॉर्म नहीं होता है, SES, IS आप इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, कैंस नहीं होगा, आप इसमें जो है ING फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। और जितने भी वर्ब्स हैं मॉडल्स में, जितने भी वर्ब्स हैं उसमें 2 वर्ब्स जो होते हैं ये अलग इनका कैरेक्टर होता है। जैसे आउट और यूज्ड है, इसके साथ हमेशा 2 + V1 लगता है दोस्तों, इसके साथ कभी आप V1 का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही यूज्ड कम लेट होगा तो ऐसा सेंटेंस लिखना गलत होगा। अब आइए हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, यूजेज के बारे में जानते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों यूजेज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, यूजेज ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग। तो दोस्तों देखिए कैन एवं कुड, एक बात समझिए दोस्तों, कैन और कुड में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैन है इसका पास्ट टेंस होता है दोस्तों कुड, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड होता है। अब देखिए यहाँ पे टेंस की हम बात कर रहे हैं, टेंस, टेंस क्या है दोस्तों, टेंस क्या है, वर्ब के स्टडी को ही टेंस कहा जाता है। तो कैन और कुड क्या है, वर्ब है। इसमें आपको समझना है कि कैन जो है इसका प्रयोग कभी पास्ट टेंस में नहीं होता है। तो पास्ट टेंस में क्या लगता है दोस्तों, पास्ट टेंस में कुड लगता है। तो एक बात समझिए कि कैन का प्रयोग आप 2 टेंस में कर सकते हैं। कैन का प्रयोग आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं दोस्तों, और कैन का प्रयोग आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं। कैन का प्रयोग प्रेजेंट में कर सकते हैं, कैन का प्रयोग फ्यूचर में कर सकते हैं, यानी किस टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो कैन का प्रयोग आप कभी भी पास्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं। तो जब कैन नहीं लगेगा दोस्तों तो क्या लगेगा, तो कुड लगेगा। कुड किस टेंस में लगेगा दोस्तों, तो कुड लगेगा आपका पास्ट टेंस में। कुड किस टेंस में लगेगा, पास्ट टेंस में लगेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि कैन जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म होता है और कुड जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है। जैसे अगर दोस्तों दिया हो कि मैं आज तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आज मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो आई कैन हेल्प यू टुडे, आई कैन हेल्प यू टुडे, आज मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन अगर दोस्तों अगर यही सेंटेंस दिया हो कि मैं तुम्हारी मदद अगले वर्ष कर सकता हूँ,
मैं तुम्हारी मदद अगले वर्ष कर सकता हूँ। तो क्या होगा दोस्तों, आई कैन हेल्प यू, अगले वर्ष है दोस्तों तो नेक्स्ट ईयर। अब दोस्तों देखिए, आई कैन हेल्प यू नेक्स्ट ईयर, यहाँ कैन दर्शा रहा है किस टाइम को, नेक्स्ट ईयर को। नेक्स्ट ईयर क्या हो गया दोस्तों, फ्यूचर टाइम हो गया। तो फ्यूचर टाइम को जो दर्शाएगा उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब मैं तुम्हारी आज मदद कर सकता हूँ तो वो प्रेजेंट टाइम है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो कैन एवं कुड का प्रयोग जानते हैं दोस्तों। कैन का प्रयोग पावर मीन्स दोस्तों शक्ति, एबिलिटी माने योग्यता, तथा कैपेसिटी मतलब सामर्थ्य या क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे प्रेजेंट पावर होगा, प्रेजेंट एबिलिटी होगी, या फ्यूचर पावर होगा, फ्यूचर एबिलिटी होगी, प्रेजेंट कैपेसिटी होगी या फ्यूचर कैपेसिटी होगी, तो उसमें दोस्तों हम यूज करेंगे कैन का। और जहाँ पे पास्ट की एबिलिटी होगी, पास्ट की पावर होगी, पास्ट की कैपेसिटी होगी, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग दोस्तों प्रयोग करते हैं कुड का। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स का अर्थ हो गया कि वह बक्से को उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, दोस्तों देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बक्से को उठा सकता है, यानी कि वो बक्से को उठाने में समर्थ है, योग्य है। यहाँ पे उसके पावर को दर्शाया जा रहा है कि वो बक्से को उठाने में क्या है, समर्थ है। अगर कहें दोस्तों कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शा रहा है। मैं तुम्हारी मदद अगले वर्ष कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू नेक्स्ट ईयर, तो ये फ्यूचर एबिलिटी को दर्शा रहा है। जैसे सी कैन बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल एक कार खरीद सकती है, इस फ्यूचर पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। लेकिन अगर वही कहें कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता था, इसका मतलब क्या है कि मैं कल आने में असमर्थ था, मैं कल आने में क्या था, असमर्थ था। तो जब कोई चीज हम पास्ट में जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को दर्शाने के लिए क्या लगता है दोस्तों, पास्ट टेंस में क्या लगेगा, कुड, और प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में क्या लगेगा दोस्तों, कैन। अब देखिए जैसे कुड का प्रयोग है दोस्तों, कुड में क्या कह रहा है, सेकेंड सेंटेंस को देखिए, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों कि यस्टरडे का मतलब क्या होता है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, यस्टरडे माने बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल माने कौन सा टेंस दोस्तों, पास्ट टेंस। बीता हुआ कल माने कौन सा टेंस, पास्ट टेंस। तो आप पास्ट टेंस में जो पास्ट टेंस होता है उसमें आप कुड लगाते हैं। जैसे आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता था, यानी कि मैं कल आने में क्या था, असमर्थ था। अब सेकेंड रूल की बात करते हैं दोस्तों कि कैन का प्रयोग परमिशन, परमिशन का मतलब दोस्तों अनुमति, परमिशन का मतलब दोस्तों होता है अनुमति, अनुमति। तो कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि कैन आई सीट हेयर, तो आप कहते हैं कि यू कैन सीट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। क्या मैं जा सकता हूँ, तो आप कहते हैं कि यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। तो यहाँ पे परमिशन हम दे रहे हैं। जैसे कैन आई टेक सम बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, क्या मैं पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें ले सकता हूँ, आप बोल सकते हैं यू कैन टेक, तुम ले सकते हो। कैन आई सीट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यू कैन सीट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। तो जहाँ पे परमिशन देना होता है दोस्तों, वहाँ पे भी हम लोग प्रयोग करते हैं कैन का। अब रूल 3 देखते हैं दोस्तों, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब है दोस्तों कि जो काम 100% किसी न किसी से हो सकता है, 100%। जैसे अगर कहें दोस्तों, जैसे इसमें सेंटेंस दिया है कि एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझसे गलती कभी नहीं हो सकती है, तो मुझसे गलती कभी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप भगवान हैं कि आपसे गलती नहीं होगी। भगवान से गलती हो सकती है तो आप क्या हैं, आप तो इंसान हैं। तो एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, एनीबॉडी कैन मेक ए मिस्टेक। तो यहाँ पे संभावना को दर्शा रहा है। जहाँ पे संभावना को दर्शाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो किसी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। तो ऐसा काम जो किसी के साथ घटित हो सकता है, जहां पे पॉसिबिलिटी 100% होती है, वहां पे दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं कैन का। अब कुड का प्रयोग कह रहा है दोस्तों कि जो पास्ट पॉसिबिलिटी है, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे सीट के नीचे जो है बॉम्ब हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है। कैन का प्रयोग
कह रहा है दोस्तों कि कैन का प्रयोग जो है वो दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मतलब इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में आप परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए जो है अनौपचारिक तरीके से इनफॉर्मल वे में आप निवेदन करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर, मतलब क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूं, जहां पे दोस्ताना हो, फ्रेंडली बिहेव जहां पे हम लोग करते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में कैन और कुड का प्रयोग परमिशन लेने और देने के लिए इनफॉर्मल वे में किया जाता है। दोस्तों एक और बात समझेंगे दोस्तों, नोट है कि एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ न करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाता है। यानी ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, या तो आप बोल दीजिए कि आई कैन नॉट कम टुमारो, या तो आप बोल दीजिए आई एम नॉट एबल टू कम टुमारो। ऐसा लिखना दोस्तों, ऐसा लिखना क्या होता है, गलत होता है। मतलब कि कैन नॉट बी एबल का प्रयोग जहाँ पे करते हैं, क्योंकि एबिलिटी के सेंस में, कैपेसिटी के और पावर के सेंस में ही हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा करके हम वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस एक वर्ड है दोस्तों, आप समझिए सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है दोस्तों भद्दा। सुपरफ्लुअस का मतलब भद्दा होता है, मतलब कि जो वाक्य देखने में सही नहीं लगे उसे हम लोग सुपरफ्लुअस कहते हैं। जैसे आप जनरली जैसे दोस्तों देखते हैं, जहाँ पे हम लोग कॉजन लिखते हैं, जहाँ पे कॉजन लिखते हैं वो कॉजन के साथ हम ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं, ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस कहलाता है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नहीं लगता है। जैसे आई कैन नॉट कम टुमारो बोल दीजिए कि मैं कल नहीं आ सकता हूँ, या आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो बोल दीजिए मैं कल आने में असमर्थ रहूँगा। तो ऐसा सेंटेंस कभी नहीं होगा जिसमें बी एबल का प्रयोग हम एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैन और कुड का प्रयोग देखें दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि मे, माइट और मस्ट में क्या अंतर है। दोस्तों सबसे पहले कि मे, माइट और मस्ट जो है इसका प्रयोग हम पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। जहाँ भी कोई काम हो सकता है जिसमें शायद का सेंस हो दोस्तों, शायद, या आप बोल सकते हैं हो सकता है, हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है होने की संभावना होती है। तो जहाँ पे कार्य के होने की संभावना होती है वहाँ पे या तो हम मे यूज़ करते हैं, या तो माइट यूज़ करते हैं और मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे इट मे रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट। टू नाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू नाइट का मतलब होता है आज रात। टू नाइट मतलब आज रात। दोस्तों देखिए, रात को इंग्लिश में नाइट कहते हैं, रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट कहते हैं, और आज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टुडे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टुडे नहीं लिख करके डे को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये बन जाता है टू और नाइट। तो टू नाइट का मतलब होता है आज रात, आज रात वर्षा हो सकती है। तो इट मे रेन